Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। तो आई होप आपको पीछे वाले सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम लेसन नंबर 5 को समझेंगे, उसी वे में समझेंगे। समरी करवाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि समरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो छूट जाती है। जो लेसन के अंदर जो क्वेश्चन जो डाले गए होते हैं वो क्वेश्चंस छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि समरी के अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बेसिक कवर नहीं होगा। ठीक है, अगर बेसिक ही कवर नहीं होगा तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप इतना बेसिक तो कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब कि आप पूरी बुक एक बार पढ़ जाइए। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समरी नहीं करवाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे मैसेज आया था कि समरी करवा रहे हैं क्या, तो समरी नहीं करवानी है, पूरी बुक कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल हमने कवर कर लिया था लेसन नंबर 4 में। मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक जो काल है वो दो भागों में विभाजित है। ऋग्वैदिक और वैदिक काल जो है वो दो भागों में विभाजित है, और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक हमने कल कवर कर लिया था, महापाषाणिक संस्कृति हमने कवर की थी। ठीक है, और हमने इनाम गांव के बारे में देख लिया था। अब उत्तरवैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे, ध्यान से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, फ्री माइंड से आप सुनना इसको और समझने की कोशिश भी करना। चुनाव का दिन था जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि उनको इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जो लोग जो हमारे लिए नियम बनाएंगे, जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे लिए व्यवस्था बनाएंगे, उसको उन लोगों को चुनने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की। किसके नाना ने? हाँ, शंकरन के नाना ने। तो समझते हैं क्या होता है ये। कुछ लोग शासक कैसे बन गए। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो हमारे कबीलाई संरचना के लोग जो थे, हेड जो थे, ठीक है, कबीले का जो हेड होता था, सरदार जो होता था, उसे लोग चुनते थे। कैसा सरदार चुनते थे? जो बहादुर हो और अपने कबीले का नेतृत्व करे। ठीक है, ऐसे लोगों को सरदार बनाया जाता था। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया बदलने लग गई। देखो, 3500 साल पहले तो ऋग्वेद लिखा गया है। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का जो हेड होता था, सरदार होता था, उसको जन चुनते थे। ठीक है, अब जब ऋग्वेद खत्म हो गया, अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? चेंजेस आ गए। तो ये कब से स्टार्ट कह रहे हैं हम? 3000 साल पहले की बात हो रही है। तो 3000 साल पहले अब राजा बनने की प्रक्रिया चेंज होने लग गई। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बन गए। कैसे बन गए? कौन से यज्ञ करवा दिए कि वो राजा बन गए? तो उसके अंदर एक यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, आयोजन मतलब कार्यक्रम था ऐसा, जिसमें घोड़े को राजा की लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वो अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के साथ में क्या करेगा? लड़ाई करेगा। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो मतलब कि वो अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब एक घोड़े को छोड़ दिया किसी ने, ठीक है, बोले कि इस घोड़े को जो रोकेगा वो मुझसे आके लड़ाई करेगा। अगर वो जीत गया तो वो राजा, ठीक है, अगर नहीं जीता तो मैं राजा। अगर किसी ने अगर घोड़े को रोका ही नहीं तो मतलब मैं सबसे शक्तिशाली। तो ये सिस्टम उस वक्त था। तो उसके अब देखो, किसी ने रोका तो रोका, नहीं रोका तो नहीं रोका। जो एंड में हुआ उसके बाद में राजाओं को यज्ञ में बुला लिया जाता था। ठीक है, राजाओं को यज्ञ में बुला लिया जाता था। ठीक है, आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ कौन करता था? ये यज्ञ करते थे विशिष्ट पुरोहित,
जो स्पेशल जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा संपन्न करवाया जाता था। इसके लिए उनको क्या मिलता था, इसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे, ठीक है ना, इनके लिए उनको उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो शक्तिशाली माना जाता था। किसके द्वारा माना जाता था, लोगों के द्वारा या उसको मनवाया जाता था, पुरोहितों द्वारा मनवाया जाता था कि अश्वमेध यज्ञ ये करवाएगा तो ये शक्तिशाली अपने आप में, और किसी में दम नहीं है कि ये करवा नहीं रहे हैं, बाकी क्यों नहीं करवा रहे हैं, यही क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, बातें जो होती है ये सेट करवा दी जाती है माइंड के अंदर लोगों के, कि ये शक्तिशाली राजा है इसीलिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, इतना शक्तिशाली यज्ञ है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। जो राजा यज्ञ करवा रहा है उसके लिए उपहार लाए जाते थे। इन सभी आयोजनों में कौन हेड होता था, सभी आयोजनों में हेड होता था राजा और विशिष्ट पुरोहित, ठीक है। पर यज्ञ किसके लिए हो रहा है, राजा के लिए हो रहा है, तो हेड कौन हुआ इसमें, राजा ही हुआ, ठीक है। उसके लिए राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर उसे बिठाया जाता था। तो अब राजा मुख्य है तो उन्हें राज सिंहासन पे बिठाएंगे। अगर और भी ज़्यादा वो चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान हो तो उसको क्या है, बाघ की खाल उतार के उसके ऊपर सिंहासन बना के बिठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है, ठीक है। युद्ध के समय राजा के साथ में हमेशा कौन होता है, राजा के साथ में हमेशा उसका सारथी होता है, क्योंकि वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त रथों पर युद्ध लड़े जाते थे, तो रथों में सारथी ही तो होगा राजा के साथ में, तो सारथी ही होता है जो यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों और उनके गुणों का गान करता है। तो साथ ही अब जितने भी उन्होंने भूमिका निभाई होती है राजा ने युद्ध के समय में, उन सब के बारे में बताता है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि ये इन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए इतना संघर्ष किया है, ये सब बताता है। राजा के जो सगे संबंधी होते हैं यानी उसकी रानियाँ, उसके बेटे, वो छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं। जैसे भी आपने ये देखा होगा, कई बार कोई मुहूर्त करवाता है, भूमि पूजन करवाता है, तो उसके अंदर भी पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, ठीक है। जो हेड होता है और उनकी जो पत्नी होती है, तो वो इकट्ठे बैठ के आयोजन करवाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने देखा होगा। और बच्चों को भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि आप यज्ञ के अंदर सामान डाल दो अनुष्ठाने का ना, थोड़ी बहुत आहुति दे दो, जैसे घी डाल दिया और कुछ अनाज के दाने वगैरह डाल दिए। तो ये सब काम पहले चलता होता था अश्वमेध यज्ञ के समय। लेकिन ये सारे आमंत्रित राजाओं का काम क्या होता था, आमंत्रित राजाओं का काम होता था कि वो बैठ के क्या देखें, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखें। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पवित्र जल का छिड़काव करके और भी अनुष्ठान करते हैं। वैश्य और जो विष होते हैं, उनके जैसे सामान्य लोग जो होते हैं वो उपहार लेके आते हैं, ठीक है। उन वैश्यों को पुरोहित शुद्र मानते हैं, उन्हें कोई कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। किसी किसी अनुष्ठान में तो बुला लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे अनुष्ठानिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें शूद्रों को बुलाया नहीं जाता, ठीक है। उत्तर वैदिक काल तक ऐसा नहीं है कि छुआछूत वाला काम स्टार्ट हो गया था, नहीं, ऐसा अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ था। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता था कि शूद्रों के लिए ऐसा व्यवहार हो, लेकिन इनकी दशा अभी सूत्रकाल से तो अच्छी ही थी, ठीक है। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की एक सूची बनानी है। तो हमने देख ही लिया कौन कौन थे लोग, ये जो करवा रहा है पुरोहित वर्ग हो गया, ठीक है। और कौन करवा रहा है, देखो पुरोहित वर्ग तो यज्ञ संपन्न करेगा, शासक हो गया वो करवाएगा, उसके अलावा कौन बैठा है, क्षत्रिय बैठे हैं, ठीक है, जो सारथी है। और उसके अलावा हो गए हमारे शूद्र भी हो गए, ठीक है। कई बार इनको बुला लिया जाता था, ठीक है, हर बार नहीं, कई बार शूद्रों को बुला लिया जाता था। तो ये क्या है, ये है सामाजिक विभाजन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पेशे के आधार पर वहाँ पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे, तो पेशे के आधार पर ये 3 वर्ग ही थे, पुरोहित, शासक और क्षत्रिय। शूद्रों का कोई काम नहीं था। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट अच्छे से, ओके। वर्ण क्या होते हैं, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद में रचे होने वाले ग्रंथों के कारण उनको क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो सबसे पुराना ग्रंथ तो हमारा हुआ ऋग्वेद, जो 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। और ऋग्वेद के बाद में जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको बोलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक है।
उत्तरवैदिक ग्रंथ के अंदर आता है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और भी कई ग्रंथ शामिल होते हैं। इन ग्रंथों के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई होती है। ठीक है, इसके अंदर सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया होता है कि ये हमारे सामाजिक नियम है। उस समय समाज में कई समूह थे, तो ये समूह हमने देख लिए कौन कौन से हैं। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये थे समाज का रहने वाले लोग समाज में। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। ठीक है, पुरोहित जो थे और जो योद्धा जो थे वो तो वैभवशाली यानी शानदार जीवन जीते थे, लेकिन कुछ कृषक और व्यापारी भी कैसे थे, धनवान थे, उनका जीवन भी अच्छा था। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। इनके पास इतना धन नहीं होता था, बस ये गुजारा करते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित जो थे ब्राह्मण लोग, उन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया, जिनको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ण के अलग अलग काम होते हैं। तो पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनके काम वेदों का अध्ययन करना और पढ़ाना होता था, जिनके लिए उनको गिफ्ट मिलते थे, उपहार मिलते थे। ब्राह्मणों को क्या करते थे, पढ़ाते थे। दूसरा स्थान क्षत्रियों का आ जाता है, शासकों का आ जाता है। ठीक है, उनका काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य आ जाते थे। इसके अंदर कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, दोनों को ही। ठीक है, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का आता था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता था। तो आई होप आप हमने अभी देखा था कि वो उपहार लेकर जाते थे। ठीक है, तीनों वर्णों की सेवा करना किसको, शूद्रों को। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये है उत्तर वैदिक काल के अंदर। लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल के अंदर हम गार्गी देखते हैं। ठीक है, गार्गी देखते हैं जो एक विदुषी हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखे हैं, बहुत सारे वेदों के अंदर ब्राह्मण लिखने के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, गार्गी आपने देखा होगा राजस्थान में 10th क्लास में लड़कियों के जब 80+ % आते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऋग्वेदिक में हमने कौन सी महिलाओं के बारे में देखा था, हमने देखा था अपाला और घोष। ठीक है, इन विदुषियों के बारे में देखा था। और उत्तर वैदिक काल के अंदर कह रहे हैं कि औरतों को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हमें ये देखने के साक्ष्य मिले हैं कि उनको ग्रंथ वगैरह लिखने में उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के माता पिता की संतान जो होगी वो ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना जाने लग गया। अछूत वर्गों के कुछ शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल होते थे। साथ ही इनमें वो लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना जाता था। ठीक है, तो ये सूत्र काल के अंदर ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है काम। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस अवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। मतलब वो कहने का मतलब ये था कि जो क्षत्रिय है अगर वो ब्राह्मण का काम कर लेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण है अगर वो राजा बन जाता है, अगर वो क्षत्रिय का काम कर लेता है तो वो शासक बन जाएगा, है ना। तो वो बोलते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। बोलते थे कि शव दफनाना, ठीक है, और किसी के लिए सेवा करना, काम करना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ भेदभाव वाली बात नहीं है। सब अपने काम जो है वो उच्च ही होते हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। जहां पुरोहितों का वर्ग प्रभाव जो था वो बहुत कम था। जहां पर पुरोहित लोगों की पहुंच कम थी वहां पर
सामाजिक भेदभाव बहुत कम देखा जाने लगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पुरोहितों ने खुद को ऊंचा बताने की कोशिश की। ठीक है ना। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? तो ये वर्ण व्यवस्था का विरोध करने का कारण एक ही है कि उन लोगों के साथ में क्या होता था, भेदभाव होता था। ठीक है, भेदभाव नहीं पसंद होगा, नहीं पसंद भी नहीं है, आज भी नहीं पसंद किसी को। तो भेदभाव के कारण ही लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया कि सभी लोग एक समान है, सभी के अंदर आत्मा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण लोगों में ही आत्मा होती है, ये आप ही पढ़ा सकते हो, बाकी लोग भी पढ़ा सकते हैं, वेद लिख सकते हैं। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध इसीलिए किया होगा। अब बात आती है जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लग गए। ठीक है, जनपद का मतलब क्या होता है, जन के बसने की जगह, यानी क्षेत्रों के राजा होने लग गए। समझ गए आप? क्लियर है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब लोगों के राजा ना होकर जनपदों के राजा होने लग गए थे। जनपद का मतलब क्या होता है, जन के बसने की जगह होती है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पर दिए गए हैं, 49 पेज नंबर पे। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर। ओके, तक्षशिला आ गया और उज्जैन आ गया, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, हस्तिनापुर। ठीक है, ये सब जगह क्या है, जनपद है। अभी जनपद पढ़ रहे हैं, महाजनपद पे अपने पहुंचे नहीं अभी अपने। तो महाजनपदों को दिखाया गया है, ये सब महाजनपद, ये सॉरी जनपद यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जनपद दिखाए गए हैं 4 पर, अभी हमने देख ही लिए हैं, और भी आगे चलकर देख लेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा। और इन सब खुदाई से क्या पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। जनपदों की बात कर रही हूँ, महाजनपदों की बात नहीं कर रही हूँ। ये जनपद कौन से थे, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ये लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ कहाँ पे, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग क्या यूज़ करते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो क्या इस सूची में तुम्हें ऐसी कोई फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं था? तो अध्याय 3 में चावल नहीं थे। ठीक है ना, चावल नहीं देखे हमने। और जो ऋग्वेदिक लोग थे वो नमक से भी परिचित नहीं थे। नमक का कोई भी साक्ष्य हमें साहित्यिक स्रोतों में देखने को नहीं मिला है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें बोलते चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड यानी इन पर क्या की गई होती है, चित्रकारी की गई होती है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामिति रेखाओं के रूप में बने होते हैं, जैसे ये हम देख रहे हैं ना, इसमें ये देखिए। क्लियर है? इनको बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, जिनके ऊपर चित्र बनाए होते हैं। क्लियर है? मिट्टी के बर्तन, धूसर मिट्टी, पात्र बर्तन, चित्रित चित्र बनाए हुए। क्लियर है? महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इसीलिए इनको क्या कहने जाने लगा, महाजनपद। महाजनपदों को भी दिखा दिया गया है कई जगहों पर। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई होती है और इनके चारों ओर लकड़ी और ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई होती थी। तो राजधानी को क्या किया होता है, प्रोटेक्ट किया गया था। किस वक्त, महाजनपद के काल। कुछ जो जनपद थे वो आगे चल के महत्वपूर्ण हो गए, इनको महाजनपद कहने लग गए। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक होती थी और राजधानियों में किलेबंदी की गई होती थी, क्योंकि यहाँ पे शासक वर्ग बैठता था। ओके, किलेबंदी कैसे, लकड़ी से, पत्थर से और ईंटों से। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे।
तो ये किलेबंदी क्यों करते थे? अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए। अगर अच्छा खासा धन पास में है तो जितनी बड़ी मर्जी दीवार बना लो, अगर धन ही पास में नहीं है तो बड़ी दीवारें बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। ठीक है, उस वक्त इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। ठीक है, हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो जहाँ पर बेहतर संसाधन है तो वहाँ की समृद्धि ज़्यादा है, और जहाँ पर अच्छे संसाधन नहीं पाएंगे तो वहाँ के महाजनपद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद काल के अंदर राजा सेना रखने लगे थे। उत्तर वैदिक काल तक सेना के इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर महाजनपद काल के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पर लोग राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को क्या दिया जाता था? नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था। ठीक है, कुछ भुगतान आहत सिक्कों के द्वारा होता था। आहत सिक्के मतलब कि ये सिक्का है और इसके ऊपर इसको थोड़ा गीला होने पर, ठीक है, गीला होने पर या फिर इसको क्या बोलते हैं, लचीला होने पर इसके ऊपर क्या कर दी जाती है? चोट कर दी जाती है। चोट करने के बाद में जो इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है, चोट करने पर उसको बोलते हैं आहत सिक्के। ठीक है, इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेदिक में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? तो दो अंतर बताने। तो सबसे पहले तो ऋग्वेदिक जो राजा होते थे वो लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, और महाजनपद के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरा, ऋग्वेदिक जो राजा होते थे वो कबीले से निकलते थे। कोई उनके पास महल नहीं होते थे, कोई किलेबंदी नहीं होती थी और सेना नहीं होती थी। इसके विपरीत महाजनपद काल में हमने ये पढ़ लिया है कि इनके पास सेना होती थी और ये किलेबंदी किया करते थे। ठीक है, तो ये देख लो आप, कौशाम्बी किले की दीवार है। ओके, क्लियर है? कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उनको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो कर्मचारियों को भी वेतन देना होता था। अतः जनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब क्या करते थे? कर वसूलते थे। क्लियर है? कर कौन कौन से कर? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। उत्तर वैदिक काल तक हम देखते हैं कि लोग उपहार लाते थे राजाओं के लिए, कोई नियमित कर नहीं दिया जाता था। ठीक है, कोई नियमित कर नहीं दिया जाता था, लेकिन बलि नामक कर ऋग्वेद से ही चला आ रहा था, लेकिन वो स्वैच्छिक था, मन मर्जी से देना होता था। लेकिन अब महाजनपद काल के अंदर आते आते अब टैक्स लगने लग गया था, प्रत्येक को टैक्स देना होता था। फसलों पर कर लगाए जाते थे, क्योंकि फसलों पे क्यों लगाए जा रहे थे? क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि करते थे। जितनी उपज होती थी उसका 1/6वां हिस्सा जो होता था कर के रूप में ले लिया जाता था, जिसको क्या कहते थे? भाग। ठीक है, भाग। पहले बलि मिल रही थी, अब भाग। बलि भी चलते ही आ रही है। कारीगरों के ऊपर कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। ठीक है, काम करवा लिया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए एक महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो ये श्रम के आधार पर क्या था? कर था। पशुपालकों या जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक होते थे उनको या तो अपने कोई जानवर देना पड़ेगा, जैसे गाय ने बच्चा दिया तो आपको वो बच्चा देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर चलो आप दूध दे दो। ठीक है, व्यापारियों से सामान खरीदने और बेचने पर भी कर लगाया गया था, और आखेटकों से जंगल से मिली हुई वस्तुएं ले लेते थे टैक्स के रूप में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? तो लकड़ियाँ। ठीक है, लकड़ियाँ देते होंगे काट के। ठीक है, श्रम के आधार पर भी काम कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, और शिकार करके अब जैसे कि दे सकते हैं। क्लियर है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जंगल में जाकर नहीं मिल सकती, नहीं ले सकते राजा लोग, क्योंकि अब वो बड़े महलों में रहने लगे।
कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आ गए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, तो मतलब अब लोहे का यूज होने लग गया था। किस काल में? महाजनपद काल की बात हो रही है। ठीक है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से तोड़ने में आसानी होने लगी थी। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, और यानी कि खेतों में बीज छिड़काव जो था वो धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार करके उनका रोपण करना शुरू कर दिया गया था। देखो, पहले तो अब क्या हो गया था, कृषि के अंदर चेंजेस आ गए। जो हल है अब वो लोहे के बनने लग गए, जिससे क्या हो गया, कठोर जमीन को तोड़ने में सहायता हो गई थी। ठीक है। इससे फसलों की क्या बढ़ गई? उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण करना शुरू कर दिया। ठीक है, धान के पौधों को उगाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम तो लगता ही था। ये ज़्यादातर दास दासियां करते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। इनको बोलते थे कमकार। क्या बोलते थे इसको? कमकार। तो क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? टैक्स के लिए। ठीक है, टैक्स के लिए प्रोत्साहन देते होंगे, सीधी सी बात है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सूक्ष्म निरीक्षण। पहली बात हो रही है मगध की। पेज नंबर 49 पे मगध ढूंढना है अपने को। मगध 49 पेज नंबर। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि मगध यहीं पे है। ठीक है, क्लियर है। अब मगध हमने देख लिया है, बिहार के अंदर है ना। तो हमने देख लिया, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में से भरा हुआ था। ये जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम में लेते थे। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम लिया जाता था हाथियों को। जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। कहाँ पे? मगध में। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिनका नाम क्या है? बिंबसार और अजातशत्रु। ठीक है, जिसे बोलते हैं अजात शत्रु। बिंबसार और अजात शत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद, अजातशत्रु और बिंबसार, हमने 3 शासक पढ़े हैं। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र जो था उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैलाया। किन्होंने? महापद्मनम। ठीक है, महापद्मनंद ने। बिहार में राजगिरी, जिसको आज बोलते हैं राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, उसको राजधानी बना दिया गया। पहले तो कौन था मगध की राजधानी? राजगिरी। फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र। ठीक है, क्लियर है। मगध के बारे में 3 शासक हमने देखे हैं मगध पर, बिंबसार, अजातशत्रु और दूसरा महापद्मनंद। ठीक है, क्लियर है। 2300 साल पहले की बात है कि मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, दुनिया जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, क्लियर है। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो ऋग्वेद के पास में ऐसी सेनाएं, ऋग्वेद के अंदर ऐसी सेनाएं नहीं थी। पैदल, रथ और हाथियों की सेना नहीं थी। उनके पास केवल रथ सेना थी। ठीक है, रथ और पैदल सेना थी, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर सेना नहीं पाई जाती थी। क्लियर है? ओके। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी बिहार थी। ठीक है, बिहार, विशाली। तो जैसे मगध देखा था, मगध के ऊपर ही है विशाली। ठीक है, ये देखिए, ये रहा मगध और ये रहा विशाली। ठीक है,
तो इसके बारे में जानेंगे अपने। मैप पर पढ़ने से क्या होती है, आसानी रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस पता लगती रहती है हमें। मगध एक राज्य जो था वो शक्तिशाली था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण कहते थे, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, गण कहते थे या फिर संघ कहते थे। गण का मतलब क्या होता है, कई सदस्यों वाले समूह के लिए, ठीक है, कई सदस्यों का समूह, ठीक है, या फिर संघ तो आपको पता ही है संगठन होता है। गण या संघ में कई शासक रहते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। क्लियर है, अब सभी समूह बना लिया तो पूरा समूह क्या होगा, राजा होगा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के साथ एक साथ संपन्न करते थे। बहुत सारे यज्ञ वगैरह होते थे, वो एक साथ कवर करते थे। ये लोग सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे कि किस तरीके से अपने को शत्रुओं से निपटना है। स्त्रियां, दास और कमकार, ठीक है, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। स्त्रियों को, दासों को और कमकारों को, ठीक है, इनके अंदर क्या नहीं, आने नहीं दिया जाता था, इनको भाग नहीं लेने दिया जाता था। बुद्ध तथा महावीर, अब नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही, जो बौद्ध साहित्य हम जब पढ़ेंगे उसके अंदर हमें संघ के बारे में अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। वज्जी संघ का वह वर्णन दिग्निकाय से लिया गया है। दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं। ये लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथों के अंदर हम पढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया जो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री वयस्क को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते। तब उन्हें पता चला कि वज्जी वासी अब तक उन्नति नहीं करते रहेंगे, तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से सभाएं करते रहेंगे, सभी मिलजुल कर, ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन करके बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बातें किसने बताई, बुद्ध ने बताई। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनको बंदी नहीं बनाएंगे, तब तक वो क्या करेंगे, सफलता पाते रहेंगे, जब तक ये काम नहीं करेंगे। शहरों और गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मंतावली संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों से कैसे अलग था, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, महाजनपद तो जो था वो कैसा था, वो था एक शासक पर आधारित, और वज्जी संघ था ये, ठीक है। इसके अंदर एक संगठन जो होता था वो राजा, वो पूरे सभी राजा होते थे, लेकिन शासक इसमें एक ही होता था। इनके पास सेना थी, ठीक है, सेना तो इनके पास भी थी, लेकिन बड़ी सेना इनके पास में नहीं थी, ठीक है। और एक अंतर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजोगे। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कई शक्तिशाली राजाओं इन संघों को जीतना चाहते थे। जो शक्तिशाली राजा थे, जैसे हमने अभी पढ़ा, अजीत शत्रु जो थे वो जो वज्जी को जीतना चाहते थे, इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग अब से लेकर 1500 साल पहले तक चलता रहा, ठीक है, जब से महाजनपद काल स्टार्ट हुआ है तब से। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इन्होंने, गुप्त शासकों ने गण और संघ पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। अजातशत्रु और बिंबिसार ये संघों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। कौन आकर विजय प्राप्त कर लिए, किसने प्राप्त कर ली विजय, गुप्त शासकों ने। तो इन्होंने अपने राज्यों में शामिल कर लिया इनको, और इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता ये आपको चैप्टर ना समझ आया होगा। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, ठीक है, पौधारोपण, गण और संघ, प्रजातंत्र, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। क्लियर है, तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। जो बात आपको ना समझ में आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और ये आ गया हमारा तिथियाँ,
ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।